सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रकाश जांगीड़ आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी चिड़िया की बच्ची, इस कहानी का शब्दार्थ सहित अध्ययन करेंगे और साथ ही इस कहानी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चिड़िया की बच्ची ये कहानी लिखी है जैनेन्द्र कुमार जी ने। सबसे पहले हम इस कहानी के लेखक कहानीकार जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय जानेंगे। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 में अलीगढ़ की कोडियागंज गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम आनंदीलाल था। इनके जन्म के 2 वर्ष पश्चात इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता और मामा ने ही इनका पालन पोषण किया। प्राथमिक शिक्षा मामा के यहाँ होने के बाद इन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने अनेक कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1988 यानी 1988 को हो गई। साथियों, जैनेन्द्र कुमार जी मुंशी प्रेमचंद जी के बाद में सबसे बड़े कहानीकार और उपन्यासकार माने जाते हैं। आपको इनका जीवन परिचय याद रखना है। इनका जन्म 1905 में हुआ। इनके बचपन का नाम आनंदीलाल था। इन्होंने अनेक कहानियां और उपन्यास लिखे हैं और इनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1988 यानी 1988 को हो गई। ठीक है, यह तो हुआ इनका जीवन परिचय। अब हम इस कहानी के बारे में जानेंगे कि चिड़िया की बच्ची कहानी के माध्यम से कहानीकार जैनेन्द्र कुमार जी हमें क्या बताना चाहते हैं। पाठ के बारे में। चिड़िया की बच्ची इस पाठ के माध्यम से लेखक जैनेन्द्र कुमार यह बताना चाहते हैं कि स्वच्छंदता सबको प्रिय होती है। स्वच्छंदता अर्थात आजादी, स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है। कोई भी बंधन में रहकर खुश नहीं रह सकता, चाहे वह पक्षी ही क्यों ना हो। यानी अगर हम किसी को बंधन में डाल दें तो वह कभी भी खुश नहीं होगा, चाहे वह पक्षी ही क्यों ना हो। और आजादी सबको प्रिय होती है। इस कहानी में सेठ माधव दास धनी व्यक्ति हैं, यानी खूब पैसे वाले व्यक्ति हैं। उन्हें अपने जीवन का अकेलापन हमेशा विचलित करता है, यानी वह उदास उदास रहते हैं। उनके जीवन में और कोई नहीं है, पैसा खूब है पर वह अकेले हैं। एक दिन अपने बगीचे में एक चिड़िया की बच्ची को स्वच्छंद विचरण करते हुए देखता है और उसे कई प्रलोभन यानी लालच देकर बंधक बनाने का प्रयत्न करता है। उसके पास धन दौलत होते हुए भी संतोष नहीं है, अर्थात संतुष्टि नहीं है। अतः लेखक इस पाठ के माध्यम से यह भी बताना चाह रहे हैं कि धन मनुष्य को खुशी तो दे सकता है लेकिन संतोष नहीं दे सकता। यानी धन से मनुष्य खुश हो सकता है, कोई चीज खरीद सकता है, उसका उपभोग कर सकता है, परंतु उसे आत्म संतुष्टि कभी भी प्राप्त नहीं होगी। ठीक है साथियों, तो यह है पाठ के बारे में। अब हम पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए। चिड़िया की बच्ची। साथियों, जो पाठ का नाम रखा गया है चिड़िया की बच्ची, वह इस आधार पर रखा गया है कि इस पूरी कहानी में जो मुख्य पात्र हैं वह 2 ही हैं। पहला चिड़िया की बच्ची, यानी एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची हैं, बहुत ही सुंदर हैं। अभी हम जब पाठ पढ़ेंगे तब जानेंगे। दूसरे हैं माधव दास, जो कि बहुत ही धनी व्यक्ति हैं। उसके आधार पर पाठ का नाम रखा गया है चिड़िया की बच्ची। पाठ कुछ इस प्रकार शुरू होता है। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से होजों में लगे फुमारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। यानी यहाँ पर माधवदास जी के व्यक्तित्व का चित्रण किया है कि उन्होंने एक संगमरमर की कोठी बनवाई है। संगमरमर एक सफेद पत्थर होता है और कोठी यानी एक बड़ा मकान।
संगमरमर से ही ताजमहल बना हुआ है, उसी पत्थर से, आप सभी जानते होंगे। एक संगमरमर की कोठी बनवाई है, उसके सामने एक सुहावना बगीचा भी लगवाया है। सुहावना यानी जो मन को भाने वाला है, वह बगीचा लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, यानी जो अच्छी चीजें हैं वह उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए वह अच्छी अच्छी चीजों को अपने पास रखते हैं। धन की उनके पास कोई कमी नहीं है, यानी धन खूब है। और कोई व्यसन, व्यसन यानी कोई बुरी आदत भी उनको नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। अभिरुचि यानी पसंद वाले, यानी सुंदर चीजों को पसंद करने वाले आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फुव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यानी जो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने एक बगीचा बनवाया है, तो फूल पौधे उन्हें पसंद हैं। रकाबियों में हौज जो लगे हैं, ये हौज आप दिख रहा होगा आपको चित्र में, और ये फव्वारा जो लगा है जहां से उछलता पानी नजर आ रहा है, यह उनको पसंद है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे व गलीचे पर बैठते हैं। यानी जब शाम का समय होता है और थोड़ी गर्मी कम हो जाती है, तब माधवदास अपनी कोठी के बाहर जो है चबूतरे पर एक तख्त डलवाकर, तख्त यानी चारपाई, चारपाई डलवाकर मसनद के सहारे यानी तकिए के सहारे जो हैं गलीचे पर बैठते हैं, यानी कालीन पर बैठ जाते हैं। इसमें और प्रकृति की छटा निहारते हैं, और प्रकृति को वो देखते रहते हैं। शाम का जो दृश्य होता है प्रकृति का, उसे देखते रहते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, तृप्ति यानी संतुष्टि मिलती है। क्यों नहीं? क्योंकि वह अकेले रहते हैं, और अकेले रहने से उन्हें अकेलापन खाया जाता है, तो वो शाम के समय प्रकृति को निहारते हैं। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। विनोद चर्चा यानी हंसी मजाक करते हैं अगर मित्र आ जाते हैं तो। नहीं तो पास रखे हुए फर्ची हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। यानी अगर मित्र आते हैं तो वह विनोद चर्चा करते हैं, वरना बैठे बैठे वहीं फर्ची हुक्के से की सटक लेते हुए वह सोचते रहते हैं और पूरी संध्या गुजर जाती है। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। यानी बताया है कि बादल जो छाए रहते हैं वह कुछ ज्यादा गहरे नहीं थे, अर्थात बारिश होने की संभावना कम थी, इसलिए उनसे सूर्य का प्रकाश छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे, यानी तकिए का सहारा लेकर बैठे हुए थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। यानी उन्हें हर चीज प्राप्त हो रखी है, फिर भी उनका जी जो है, जो मन है, वह खाली खाली सा वह महसूस करते हैं। आगे हैं, उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। किस पर आन बैठी? गुलाब की डाली पर जो है एक चिड़िया आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। यानी यह उनके गर्दन के बारे में बता रहे हैं। पंख ऊपर से चमकदार शाह, शाह यानी काले से थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था, और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी, यानी एक अजीब प्रकार की चित्रकारी उनके शरीर पर बनी हुई थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। तनिक देर यानी थोड़ी देर के लिए भी उसे आराम नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। साथियों, इस पूरे पैराग्राफ में चिड़िया का वर्णन किया गया है, चिड़िया के बारे में बताया गया है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि चिड़िया कैसी दिखती थी, तब हमें ये लिखना है कि चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। उसके पंख चमकदार स्याह थे, उसका नन्हा सा सिर बहुत प्यारा जान पड़ता था, और उसके शरीर पर एक अजीब प्रकार की विचित्र चित्रकारी थी, यानी अजीब तरह की चित्रकारी थी। और उसे माधवदास की सत्ता का कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि बिल्कुल अनजान थी और छोटी सी चिड़िया थी।
और तनिक देर का भी आराम उसे नहीं पसंद था। वह कभी इधर फुदकती, कभी उधर फुदकती। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, यानी अपने मन की करने वाली लगी। माधव दास बराबर उस चिड़िया को देखे जा रहे थे। उसकी स्वच्छंदता यानी स्वतंत्रता, आजादी बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। थिरकना अर्थात फुदकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए, यानी माधवदास उस चिड़िया के सौंदर्य में, उसकी जो क्रियाकलाप थे उसमें खो चुके थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके यानी बिना किसी डर के यहाँ पर आया करो। यह माधवदास ने चिड़िया से कहा। चिड़िया पहले तो असावधान रही। असावधान अर्थात उसे पता नहीं था कि किसे कहा जा रहा है। फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। एकाएक यानी अचानक से तो वह घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली, यानी शर्म को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। तो जब माधवदास ने यह ऊपर वाला जो अभी आपने कथन पढ़ा, जब उन्होंने यह कहा, तब चिड़िया एक बार तो असावधान हो गई, घबरा गई कि किससे कर रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है या मैं कुछ गलत बगीचे में आ गई हूँ। तो वह कहने लगी कि मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर सांस लेने के लिए रुक गई थी। आगे है, माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होगा। यानी यह माधवदास के कथन है चिड़िया के प्रति कि तुम बगीचा अपना ही समझो, कभी भी तुम आ सकती हो, अभी तुम मत जाओ, तुम यहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश हुआ है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। सकुचा जाना यानी शर्मा जाना, बहुत कुछ शर्मा गई। उसे बोध हुआ अर्थात उसे ज्ञात हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। यानी चिड़िया सोचने लगी कि जिस प्रकार माधवदास उससे बातें कर रहे हैं, उससे लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी है। उसका थिरकना रुक गया, यानी जो वह एक डाल से दूसरी डाल तक फुदक रही थी वह रुक गई। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। चित्त प्रफुल्लित होना, चित्त यानी होता है मन, प्रफुल्लित अर्थात प्रसन्न होना, यानी तुम्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ है। मेरा महल भी सूना है, यानी वहां कोई नहीं है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है अर्थात कोई भी बोलता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई हैं और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। यानी यहाँ पर चिड़िया बता रही हैं कि मैं कुछ देर के लिए हवा से बातें करने के लिए, हवा से खेलने के लिए, सूरज की धूप खाने के लिए और फूलों से बात करने के लिए घर से उड़ आई थी और थक गई, और थकने की वजह से मैं कुछ देर के लिए आपके बगीचे में ठहर गई, माधवदास के बगीचे में ठहर गई, तो मुझे माफ करें, मैं चली जाती हूँ। आगे देखिए, माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, यानी कितनी सुंदरता है चारों तरफ। देखो वह पानी खेल रहा है। पानी खेल रहा है अर्थात जो फव्वारा लगा हुआ है उससे पानी उछल उछल कर आ रहा है। उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो,
जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वीरान यानी अकेला है, उदास है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हारे लिए बना कर दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश करना, और तुम्हें क्या चाहिए। माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली चिड़िया। यानी इस पूरे गद्यांश में माधवदास चिड़िया को प्रलोभन देकर वहां पर रोकना चाहता है, और कई तरह के वो प्रलोभन देता है कि यहाँ पर चारों तरफ बाहर फैली हुई हैं, मेरे पास सोना है, मोती हैं यानी गोल्ड है, मोती हैं, मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर घर बनाऊंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। ये सारे प्रलोभन देकर वह छोटी सी चिड़िया को वहीं रोकना चाहता है, उसे पकड़ना चाहता है। आगे कहता है चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। यानी चिड़िया जो है वो माधवदास की बातों से डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए यानी थोड़े से आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती हैं। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ले आती हैं, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती हैं। बाट देखना अर्थात इंतजार करना। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। यानी जिस प्रकार वह चिड़िया की प्रशंसा कर रहा है और उसे प्रलोभन दे रहा है, तो चिड़िया केवल इतना ही कर रही है कि मेरे लिए तो मेरी माँ के द्वारा बनाया हुआ घोंसला ही काफी है, वहां से बहुत सुनहरी धूप पड़ती हैं, बिखरती हैं, मैं केवल अपनी माँ की हूँ, और तुम मुझे कुछ भी मत समझो। ठीक है, आगे हैं। माधवदास ने कहा, बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो। तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। यानी आगे आपको साथियों अगर प्रश्न पूछे कि चिड़िया क्या क्या जानती हैं, तब आपको इसका उत्तर लिखना है कि चिड़िया भाई को जानती हैं, अपनी माँ को जानती हैं, सूरज को जानती हैं, सूरज की धूप को जानती हैं, घास को जानती हैं, पानी को जानती हैं, फूलों को जानती हैं। इन सब चीजों को वह जानती हैं, परंतु माधवदास को वह नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, यानी मैं तो छोटी सी चिड़िया हूँ, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है। निरी यानी बिल्कुल भी जो है अनजान है, कुछ नहीं समझती, ना समझ है। मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ, यानी तुझे इतने पैसे दूंगा कि तू मालामाल हो जाएगी। फिर चिड़िया कहती हैं कि तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ यानी ना समझ हूँ। माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए। यानी चिड़िया बिल्कुल इन बातों से अनभिज्ञ हैं, जो प्रलोभन माधवदास चिड़िया को दे रहे हैं, जिनमें वह कह रहे हैं कि मैं सेठ को नहीं जानती, सेठ क्या होता है, मैं मालामाल नहीं जानती, ये मालामाल क्या होता है, क्या मुझे मालामाल होना चाहिए। ये सारे तर्क जो हैं वह चिड़िया दे रही हैं। आगे कहती हैं सेठ कहता है कि अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना यानी गोल्ड को नहीं जानती। उसी की जगत में तृष्णा है, जगत में यानी संसार भर में, तृष्णा यानी इच्छा, यानी पूरा संसार उसी की इच्छा रखता है, सोने की ही इच्छा रखता है, गोल्ड की ही इच्छा रखता है, पैसों की ही इच्छा रखता है, और तुझे वही नहीं पता है,
वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, यानी बहुत सारा सोना है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। यानी यहाँ पर और प्रलोभन दिया है चिड़िया की बच्ची को कि तुम सोने के बारे में नहीं जानती, सोने की पूरे जगत को तृष्णा है, सभी लोग सोने की इच्छा रखते हैं, गोल्ड की इच्छा रखते हैं। मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनाऊंगा और उसमें जो पानी पीने की कटोरी होगी वह भी सोने की होगी। फिर चिड़िया कहती हैं, वह सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। जग यानी संसार, तुम संसार का हाल नहीं जानती हो। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, यानी इतने सारे महल मैंने बना रखे हैं। बगीचों पर बगीचे हैं, यानी खूब सारे बगीचे भी मैंने लगा रखे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है, यानी इतने दास दास हैं कि उनकी संख्या भी मैं नहीं बता सकता। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी, यानी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे जाना है। यानी यहाँ पर माधवदास किसी न किसी प्रकार से उस चिड़िया को रोकना चाहता है और उधर चिड़िया अपनी माँ के पास जाना चाहती हैं। आगे हैं, सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं। अनगिनत यानी जिनकी गिनती न की जा सके। इतने सारे फूल यहाँ पर हैं बगीचे में। ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के हैं, भांति भांति के रंग के हैं, यानी अनेक रंगों के हैं। तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, मैंने तेरा चित्त प्रसन्न किया है। तेने मेरा चित्त प्रसन्न किया है। तेने यानी तूने जो है मेरा चित्त प्रसन्न किया है, अर्थात मन प्रसन्न किया है। और मैं सब कुछ, ये जो सारे फूल हैं यह तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर गर्दन तेरी, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, यानी तुम्हारे मूल्य को और बढ़ा दूंगा। तेने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रहा। यानी इस प्रकार और प्रलोभन देकर वह माधवदास उसे रोक रहा है, उसे सोने की मंडने का जो है प्रलोभन दे रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है और बता रहा है कि तुम्हारी माँ के पास क्या है, यहाँ रहोगी तो खुश रहोगी। आगे कहता है चिड़िया कहती हैं, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, यानी मुझे देर मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। राह यानी रास्ता भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहानी के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट बाहर भागकर आया और यह सब क्षण भर में यानी क्षण भर में ही हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। यानी माधवदास ने अभी तक उसे अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर यानी और अपनी बातों में उलझाकर अभी तक रोक रखा था और उसने एक बटन दबा दिया। बटन दबाने से महल के अंदर आवाज हुई और उस आवाज को सुनकर एक दास यानी नौकर झटपट वहां पर भागकर आया। यह कुछ ही पल में हो गया, जिसे चिड़िया भी नहीं समझ सकी। सेठ कहते रहे,
तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होंगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। पकड़ने का जतन यानी प्रयत्न करने लगा। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? यानी और वह अभी चिड़िया को उलझा रहा है बातों में। चिड़िया, 2 बहन हैं, 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, यानी अभी तो रात नहीं हुई है, उजाला है अभी तो। 2 बहन 1 भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, यानी कुछ उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। चौकन्ना अर्थात सावधानी पूर्वक चारों ओर देख रही थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो, यानी तुम अपने घर के बारे में और बताओ, तुम भय मत करो। यानी उसे किसी न किसी प्रकार कर पकड़ना चाहता है। आगे देखिए, चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। राह यानी रास्ता नहीं सूझेगा अगर देर हो गई तो। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, यानी ज्ञात हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। यानी ऐसा लगा कि मानो उसे कोई पकड़ना चाहता हो। कठोर स्पर्श यानी किसी के हाथ उस चिड़िया के देह को यानी उसके शरीर को छू रहे हैं, ऐसा लगा। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। सुबकना अर्थात रोने लगी। ओ माँ, ओ माँ। यानी माधव दास ने जिस नौकर को पकड़ने के लिए बुलाया था वह उसे पकड़ नहीं सका। जैसे ही उसके हाथों का स्पर्श चिड़िया की देह यानी उसके शरीर को छुआ, वैसे ही चिड़िया को पता चल गया और वह छोटी चिड़िया भागते हुए चली गई और बहुत ही जोर से चीख मारती हुई निकली, क्योंकि उसे बहुत अधिक भय हो गया था और अपनी माँ की गोद में गिरकर वह सुबकने लगी अर्थात रोने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, यानी चिपका कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, यानी रोती रही। इतना भय उसके हृदय में बैठ गया था। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, यानी सांत्वना मिली, थोड़ी चुप हुई और तब वह पलक मींच उस छाती में ही चिपक कर सोई। पलक मींचना यानी आंखें मींच कर, आंखें बंद करके वह माँ की गोदी में ही सो गई। जैसे अब पलक ना खोलेगी, यानी वह सोच रहे थे कि अब मैं उड़कर और कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो माँ के पास ही रहूंगी, क्योंकि माँ की गोद ही एक सबसे प्यारी गोद होती है जहाँ पर बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए वो वहीं इस आशय के साथ सो गई कि अब वो पलक नहीं खुलेगी, अब तो माँ के पास ही रहेगी। जैनेंद्र कुमार। ठीक है साथियों, इस प्रकार यह पूरी कहानी हमने पढ़ ली है। अब हम जानेंगे कि इस कहानी के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है। कहानी का संदेश। इस कहानी के माध्यम से जैनेंद्र कुमार यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी को बंधक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आज़ादी सभी को प्यारी होती है। इसके अलावा वह यह भी संदेश देते हैं कि मनुष्य के पास चाहे कितनी भी धन संपत्ति या सुविधाएं क्यों ना हो, वे कुछ देर के लिए खुशी तो दे सकती हैं, लेकिन संतोष नहीं प्रदान कर सकती। यानी हमें किसी को भी बंधक नहीं बनाना होता है, क्योंकि सभी को जो है आज़ादी प्यारी होती है। उसके अलावा धन संपत्ति पर ज़्यादा हमें प्रलोभन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमें खुशी दे सकता है पर संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता है, और लालच बुरी बला होती है। ठीक है साथियों, अब हम इस कहानी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों में
सबसे पहला प्रश्न, चिड़िया माधवदास के बगीचे में पेड़ की डाली पर क्या करने आई थी? तो साथियों, हमने अभी पढ़ा था कहानी में कि वह माधवदास के बगीचे में कुछ सांस लेने के लिए रुक गई थी, यानी अर्थात वह सूर्य की धूप खाने, हवा से बातें करने और फूल पेड़ों इनसे बातें करने के लिए घर से उड़कर आई थी और थक गई थी। थकने के कारण वह गुलाब की डाली पर माधवदास के बगीचे में रुक गई थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न, माधवदास चिड़िया को क्या क्या प्रलोभन देकर रोकना चाहता है? तो हमने कहानी में अनेक सारे प्रलोभन माधवदास द्वारा दिए गए पढ़े हैं, जिनमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार वह चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाएगा और पानी पीने के लिए सोने की कटोरी बनाएगा। उसके लिए भी अनेक प्रलोभन उसने इस कहानी में दिए हैं। तीसरा प्रश्न, चिड़िया किन किन को जानती हैं? तो यह भी हमने अभी कहानी में पढ़ा है कि चिड़िया सूर्य को जानती हैं, अपनी माँ को जानती हैं, अपने भाई को जानती हैं, सूरज के प्रकाश को जानती हैं, फूलों को पौधों को जानती हैं। इन सब चीजों को चिड़िया जानती हैं। माधवदास ने अंत में चिड़िया को कैसे पकड़वाना चाहा? तो यह भी हमने अभी जाना कि माधवदास ने चिड़िया को किस प्रकार पकड़वाना चाहा, उसे बातों में उलझाए रखा, उसे अनेक प्रलोभन दिए और बीच में ही उन्होंने एक बटन दबा दिया जिसकी ध्वनि महल में सुनकर एक नौकर भागता हुआ आया चिड़िया को पकड़ने के लिए, पर जैसे ही उसने पकड़ना चाहा वह चिड़िया फुर्र से उड़ गई। ठीक है। अगला प्रश्न, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो भी हमने जाना ही था कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी बंधक नहीं बनाना चाहिए, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, सबको स्वतंत्रता प्रिय होती हैं और धन संपत्ति से हम केवल खुशी प्राप्त कर सकते हैं, हमें संतुष्टि प्राप्त कभी भी नहीं होगी। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार यह कहानी पूरी हुई। इस वीडियो को बनाने के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों और इंटरनेट से सामग्री जुटाई गई हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को देखा और सुना। धन्यवाद।